हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप लोगों को अभी गर्मी से बच के रहना है। बिल्कुल धूप में घर से बाहर मत निकलिए, ठीक है। आप लोग आराम से घर में पड़े रहिए और अपने क्लास को कंटिन्यू कीजिए और रिवीजन करते रहिए। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम संकरीकरण, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पिछले क्लास में आपको बताए थे, विपुंसन के बारे में, बैगिंग के बारे में, लेकिन आज हम लोग इसको बढ़िया से समझेंगे कि बैगिंग क्या होता है और विपुंसन क्या होता है और क्यों जरूरी भी होता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आप लोग लाइव क्लास से जुड़िए। चलो, 1 मिनट समय देना बच्चों, थोड़ा हम चैट सेक्शन वाले मॉनिटर को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग स्वाति, स्वीटी हेलो, हाँ हेलो स्वीटी, स्वाति प्रिया, हेलो स्वाति प्रिया। 1 मिनट, थोड़ा स्क्रीन क्या हो, चलो ठीक हो गया, ऑन हो गया बुआ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम संकरीकरण, ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। 1 मिनट, ये भाग क्यों रहा है। चलो, अब आप देख रहे होंगे इस इमेज को। इस इमेज के बारे में हम लोग जस्ट बाद में चर्चा करेंगे, पहले समझिए, हम लोग अपने तरीका से समझेंगे। फिर बाबा इस फिगर पे आएंगे और दिखाएंगे आपको। कहीं न कहीं फिगर पे आप देख रहे हैं कैंची चल रहा है। इस फिगर में देखिएगा, एक पॉलीथीन या कह सकते हैं एक बटर पेपर से इसको पूरे के पूरे पैक कर दिया गया है। दूसरा में देख रहे होंगे एक मनुष्य का हाथ है और ये पुष्प है। इस पुष्प के पास ये परागकण से क्या कर रहे हैं, इसको परागन करवा रहे हैं, ठीक है। ये सारे चीज को देखेंगे। चलिए, इससे पहले हम लोग थोड़ा कुछ अलग देख लेते हैं। थोड़ा इसी को साइड कर लो, ठीक है। हाँ। लेते हैं, ब्लू आता है, रेड। चलिए, तो सबसे पहले बताओ, आप लोग जो क्लास में प्रेजेंट हो, ये कितने लिंगी पुष्प हैं। ये जो पुष्प अभी हम बना रहे हैं, ये कितने लिंगी पुष्प हैं। ये कितने लिंगी पुष्प हैं, बताइए फटाफट से। चलो, आपको बताना है ये जो पुष्प हैं वो कितने लिंगी हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, स्वाति बता रही है सर द्विलिंगी। चलो 1 मिनट, द्विलिंगी सेट चैट सेक्शन। 1 मिनट, चलो ठीक है बुआ, ये द्विलिंगी पुष्प है। अब देखना, इस द्विलिंगी पुष्प में होता क्या है कि जो अच्छे किस्म के पौधे होते हैं और किसान इसको फसल के रूप में यूज करते हैं, ताकि इस फसल को उपजा के अधिक मात्रा में पैसा अर्न कर सके आर्थिक लाभ के लिए, ठीक है। आप लोग जानते हैं बुआ, कृषि जो होता है वो मुख्य रूप से हम लोग अपने उपयोग के लिए और आर्थिक लाभ के लिए करते हैं, ठीक है। और उसमें चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर मेरा फसल हो, अनाज हो, ताकि अच्छे दामों पर बिके और अच्छी गुणवत्ता वाला हो, जिसे हम लोग अपने उपयोग में लावें, ठीक है। अब देखना, इस पुष्प में द्विलिंगी है तो इस बात को आप लोग समझ लिए हैं। अब देखना, इस पुष्प में जो दिख रहा है वो क्या है, बीजांड है। और ये परागन होने के बाद निषेचन होगा। निषेचन के बाद ये बीजांड बच्चों किस में बदल जाएंगे, सर ये बीजांड बदल जाएंगे बीज में, ठीक है। और ये अंडाशय बदलते हैं फल में। ये तो बात क्लास 10 में आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है। अब ये बीज में बदल जाएंगे। यही बीज क्या करता है कि अगले जनरेशन को तय करता है, मतलब अगले जनरेशन को लाता है। इस बीज के माध्यम से ही हम इसके अगले पीढ़ी को प्राप्त करते हैं।
फिर उसमें बीज होंगे, फिर उस बीज के माध्यम से फिर उसके अगले पीढ़ी को हम क्या करेंगे, प्राप्त करते हैं। अर्थात याद रखना, पुष्प में जो बीज होता है वो अगले पीढ़ी का कारक होता है, ठीक है। इसका मतलब ये बीज से अगले पीढ़ी मतलब नए पौधे हमको मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं हम सोचेंगे बाबा ये जो बीज है ये संकर हो, इसके अंदर जो गुण हो वो अच्छा हो, हाइब्रिड गुण हो, ताकि इनसे जो पौधे बनेंगे अच्छे उत्तम किस्म के बनेंगे, और उससे जो अनाज उत्पन्न होंगे वो भी अच्छे किस्म के होंगे, ठीक है। ध्यान देना, तो हम लोग कहाँ फोकस करेंगे, इस बीज पर, क्योंकि ये बीज बाबा क्या करेगा, अगला जनरेशन को लाएगा, और हम चाहेंगे कि अगला जनरेशन बाबा काफी बेहतर हो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस बीज को बनाने से पहले, जो इस बीज को बनने से पहले जो निषेचन, उससे पहले जो परागन होगा उस पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। यदि मान लो ये वाला परागन बाबा इस पे आता है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसके परागकण में, जो इसके परागकण के अंदर जो नर युग्मक जनन कोशिका होती है उसके अंदर कहीं न कहीं अप्रभावी जीन होंगे, अच्छे जीन नहीं होंगे, तो वही जीन यहाँ के जो अंडाशय और बीजांड के अंदर जो मादा युग्मक हैं वो दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, तो कहीं न कहीं वो अच्छे किस्म के बीज नहीं बन पाएंगे और उससे हम लोग को फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं कि चलो इसके पास अच्छे किस्म के जीन नहीं है और हमें अच्छे किस्म के बीज प्राप्त नहीं होंगे, बीज प्राप्त नहीं होगा तो अच्छे किस्म के पौधे नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे तो फसल नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो सर, सुखफूटन का क्या लिखे, स्वाति लिखी है सर। सुखफूटन का मतलब सर, सुखफूटन तो अभी बताए नहीं हम, अस्फुटन लिख लो, अस्फुटन लिखी है। चलो, अस्फुटन का मतलब होता है बाबा कि जैसे मान लीजिए परागकण है, ठीक है, या परागकण को छोड़िए, मान लीजिए कि हम ले लेते हैं एक परागकण को भी ले सकते हैं, या फिर देखते होंगे एक घाव जो आदमी को होता है, और देखिएगा बड़ा होते 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 क्या होती है, उसमें जो पस होते हैं भरते जाते हैं भरते जाते हैं, एक समय ऐसा आता है कि वो क्या होता है, फट जाता है और उससे अंदर वाले जो पस होते हैं वो बाहर आना शुरू हो जाता है कि नहीं है। उसी प्रकार से जब परागकोश के अंदर परागकण परिपक्व हो जाते हैं, परागकण जब परिपक्व होने के बाद उसमें कुछ जल क्या करती है, परागकण अवशोषित करती है, जिसके वजह से उसके मध्य स्तर जो बताए होंगे आप लोग को, या ये मध्य स्तर, उसके ऊपर जो था अंडथीसियम, वो क्या करती है, फट जाती है और बाह्य परत भी फट जाती है, उसी को फटने को बोलते हैं स्फुटन, और परागकण क्या आता है, बाहर आता है, ठीक है। या मोटा मोटी समझ सकते हैं कि किसी भी बंद आकृति से जब वो खुल के या फट के उसके अंदर वाले चीज बाहर आते हैं उसको बोलते हैं स्फुटन, ठीक है। तो ये जब परागकोश परिपक्व होता है तो इसमें स्फुटन होगा और परागकण क्या आएंगे, बाहर आएंगे, ठीक। चलिए, शायद आपका यही सवाल है। चलो चलो आगे चलते हैं, ध्यान देना। तो मैंने आपको क्या बताया, मोटा मोटी हमको बीज चाहिए संकर वाला, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कृत्रिम संकरीकरण करेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, अब हमको इस परागकण पे डाउट है और इससे हम परागन नहीं करवाएंगे। जब इससे परागन नहीं करवाएंगे तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हटा देंगे, परिपक्व होने से पहले हटा देंगे, ठीक है। हटा दिए अर्थात, ठीक है, हम इसमें अपने इच्छा के अनुसार परागन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, इच्छा के अनुसार। याद रखना, जब इच्छा के अनुसार परागन, द्विलिंगी पुष्प में इच्छा के अनुसार परागन करवाने के लिए, ठीक है, परागकोश को या इस पुंकेसर को पुष्प से काट कर हटाना, ठीक है, ये विपुंसन कहलाता है। ध्यान देना, फिर से मैं बता रहा हूं कि द्विलिंगी पुष्प में इच्छा अनुसार परागन कराने के लिए, ठीक है, पुंकेसर को काट कर हटाना क्या कहलाएगा, विपुंसन कहलाता है। क्या कहलाएगा, विपुंसन। उसी में आप देख रहे हैं, इसमें जो किसान है बच्चों, अपने इच्छा के अनुसार चाहते हैं इसमें परागन हो, इनके इच्छा के अनुसार अच्छे किस्म का यहाँ परागकण आवे। जब परागकण वो बाहर से लाना चाहते हैं तो इस पुष्प या इस पुष्प के परागकण से इनको कोई मतलब नहीं है और इसको काट के हटा देना चाहते हैं कि कहीं न कहीं यही परागकण इस पे आ जाएगा, तो उनकी इच्छा क्या हो जाएगी, असफल हो जाएगी। अपने इच्छा को पूर्ति करने के लिए ये क्या करेंगे, परागकोश या परागकण को परिपक्व होने से पहले ही काट के
हटा देंगे और यही क्रिया कहलाता है विपुंसन। ठीक है, याद रखना क्या कहलाएगा, विपुंसन। अब ध्यान देना, द्विलिंगी पुष्प में इच्छा अनुसार परागण कराने के लिए, ठीक है, परागकण के परिपक्व होने से पहले परागकोश को काटकर हटाना क्या कहलाएगा, विपुंसन कहलाएगा। चलिए यहाँ तो विपुंसन हमने कर दिया, ठीक है, काट के हटा दिए, अपने इच्छा के अनुसार करना है। अब इसमें हमको परागकण को डालना है। तो बच्चों आप लोग देखते होंगे जब हम लोग गाय को रखते हैं तो क्या होता है कि गाय को जब हम चाहते हैं कि एक से दूसरा गाय हमें प्राप्त हो तो हम गाय वाले डॉक्टर को फोन करते हैं और फोन करने के बाद उनसे हम सीमेन लाने के लिए बोलते हैं। जब वो एक सीमेन लाते हैं, देखिएगा एक थर्मस रहता है, उस थर्मस के अंदर सीमेन होता है और पूछते हैं कि बताइए किस नस्ल का सीमेन आपको चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से सीमेन जब वो एकत्रित करके उसको लाते हैं और हमारी इच्छा के अनुसार उस सीमेन का हम लोग यूज करते हैं अपने गायों के प्रति, तो यहाँ भी परागकण, अच्छे किस्म के परागकण हम लोग क्या करेंगे, बाहर से मंगाएंगे जो संकर योज्य का होगा, तब यहाँ क्या करेंगे, परागण करवाएंगे। अर्थात परागकण लाने के क्रम में, ठीक है, यहाँ से काट के हटा दिए और वर्तिकाग्र को बउआ छोड़ दिए हैं और अच्छे किस्म का हम चाह रहे हैं कि परागकण इस पे दें, तो कहीं बाहर से लाने के क्रम में इस बीच में कहीं न कहीं दूसरे पौधे का परागकण ना आ जाए, इसीलिए इसको क्या करते हैं, एक बटर पेपर से या पन्नी से इसको ढक देते हैं। क्यों ढक रहे हैं समझ रहे हैं, मैंने परागकोश को काट के हटा दिया, क्यों हटा दिया, कि इच्छा के अनुसार हमको परागण कराना। ठीक है बच्चों, लेकिन इसको भी खुला नहीं छोड़ेंगे। यदि इसको खुला छोड़ देंगे जब तक हम परागकण लाने के लिए जाएंगे, ठीक है, उस बीच में कहीं ना कहीं इस पे दूसरे इसी जाति के दूसरे पौधे का परागकण पहुंच जाएगा, फिर खेल खराब कर देगा। इसीलिए इसके ऊपर कोई दूसरे अलग पौधे के परागकण नहीं आवे, इसलिए इसको क्या करेंगे, एक बटर पेपर से या एक पॉलीथीन से, ठीक है, इसको क्या करते हैं वो ढक देते हैं। वही देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, इस फिगर में देखिएगा एक पॉलीथीन से इसको ढक दिया गया है। जब स्त्री केसर को, ठीक है, परागण, स्त्री केसर को जब परागण से बचाने के लिए, ठीक है, एक बटर पेपर या पॉलीथीन से जब उसको ढक देते हैं, उसी को वो बोलते हैं बैगिंग। क्या बोलेंगे, बैगिंग। ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बैगिंग। तो बैगिंग क्यों करेंगे, बात समझ में आ गया। विपुंसन क्यों करेंगे, बात समझ में आ गया होगा कि हमको इस पुष्प का परागकण नहीं चाहिए, तो परिपक्व होने से पहले परागकोश को काट के हटा दो, विपुंसन। अब इस पे अगल बगल वाले जो इसी जाति के पौधे होंगे उसका परागकण इस पे नहीं आवे बउआ, इसलिए इसको ढक दिए हैं, इसको क्या बोलेंगे, बैगिंग। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक अच्छे किस्म का परागकण लाए इसी जाति का, और लाने के बाद इसके ऊपर मैंने क्या किया, इसको रख दिया, परागकण आ गया, रख दिए हैं, यहां तक पहुंचा दिए हैं। पहुंचाने के बाद भी इसको फिर क्या करेंगे, ढक देंगे। फिर सर क्यों ढक रहे हैं, इसलिए ढक रहे हैं, अभी जस्ट इसको रखे हैं और इसको रखे हुए कहीं हो सकता है इसके रखने के कुछ देर के बाद, कुछ ही पल के बाद दूसरा परागकण भी आ जाए, बाहरी परागकण आ जाए, कहीं ना कहीं वो पहले इससे पहले वो पराग नलिका बना ले, निकाल ले, तो वो अगवा जाएगा, ये पिछुआ जाएगा, फिर मेरा क्या हो जाएगा, सोचा हुआ काम विफल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए परागण करवाने के बाद भी फिर से इसको ढक देंगे कुछ समय के लिए। ठीक है, जब देख लेंगे कि पराग नलिका आ गया, कुछ समय के बाद 1-2 दिन के बाद इसको हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तत्काल ढक देंगे जिस समय परागण करवाएंगे। तो देख रहे हैं बैगिंग 2 बार कर रहे हैं, एक परागकण डालने से पहले कि दूसरा परागकण नहीं आ जाए, फिर परागकण डालने के बाद, परागण कराने के बाद फिर इसको ढक रहे हैं। ठीक है, चलिए यही प्रक्रिया आप देख रहे होंगे यहां, जिसमें देखिए आपको दिख रहा होगा कि जो किसान होंगे या जो व्यक्ति होंगे वो परागकण को कहीं ना कहीं से लाए अच्छे किस्म के, और इससे क्या कर रहे हैं, परागण करवा रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि ये अगल बगल से कोई अच्छे किस्म का पौधा होगा इसी जाति का, वहीं से तोड़ के लाए और करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, ये भी प्रक्रिया अपनाते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, वो परागकण का जो बैंक होता है वहां से वो मंगा के, वहां से वो ला के तब जाके क्या करवाते हैं, परागण करवाते हैं। ठीक है, चलिए
इस बात से कहीं कोई दिक्कत नहीं है? तो बुआ बताना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कृत्रिम संकरीकरण। तो सबसे पहले क्या किए, परागकोश को काट के हटा दिए, बढ़ती कागर को बटर पेपर से ढक दिए, अच्छे किस्म के परागकण ले आए, परागन करवा दिए, फिर बटर पेपर से उसको ढक दिए कुछ समय के लिए। यही पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, कृत्रिम संकरीकरण। और ध्यान देना, जब परागकोश को काट के हटाते हैं तो उसको बोलेंगे विपुंसन। जब स्त्री केसर को या पूरे पुष्प को बटर पेपर से ढक देते हैं या किसी पॉलीथीन से ढक देते हैं, तब उसको बोलते हैं बैगिंग। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए, अगला टॉपिक आता है बुआ, प्राग स्त्री केसर संकर्षण। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका पिछला टॉपिक हम लोग देखे थे, यदि उसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो, यदि डाउट नहीं है तो फिर इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो, जो बच्चे भी क्लास से जुड़े हैं, यदि डाउट रहा करे तो पूछ लिया करो। ठीक है, ओह, इसमें एक सिस्टम है, चलो सीमेंस से लिंक चेंज किया जाता है क्या? देखो, सीमेंस से लिंक नहीं बुआ, सीमेंस से लिंक चेंज नहीं कर सकते। यदि ऐसा प्रोसेस होता स्वाति, तो हर एक व्यक्ति चाहता कि हम उसी सीमेंट का यूज करें जिससे मादा गाय जन्म ले और उससे वो ज़्यादा उनको बेनिफिट मिलती है। नर गाय से उनको कम बेनिफिट मिलती है, क्योंकि नर गाय दूध देती नहीं है, कहीं न कहीं उसको रख के खिलाना पड़ता है और उसको फिर या तो जंगल में छोड़ देना पड़ता है, नहीं तो फिर उसे बेच दिया जाता है। तो लोग चाहते हैं यदि ऐसा बात होता कि सीमेन से लिंग चेंज यदि होता, यदि कंफर्म लिंग, ठीक है, नरी होगा या मादा होगा, ठीक है, तो ऐसा होता। ठीक है, स्वाति से पूछ रही है सर सीमेन से लिंग चेंज, चलो कोई डाउट नहीं है स्वाति, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसमें होता क्या है बच्चों, एक बात और बता देते हैं। कभी कहीं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें काफी समानता होता है, उसके बीच में क्रॉस करवा के सीमेन के यूज करके, ठीक है, एक अलग प्रकार के या उससे मिले हुए जीव का निर्माण हो सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं खच्चर के बारे में, ठीक है, शायद खच्चर के बारे में बताए भी होंगे, नहीं तो जान लीजिए कि गधा और घोड़ा, इस दोनों के मैटिंग से, इन दोनों के गैमेट से, ठीक है, मैटिंग होने के बाद, ठीक है, खच्चर का निर्माण होता है। अर्थात खच्चर फिर दूसरे खच्चर को जन्म नहीं देता है, क्योंकि खच्चर के पास 63 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे जीव हैं भिन्न प्रकार के, सॉरी, ऐसे जीव हैं जिनमें काफी समानता होती है। यदि उनके बीचों में मैटिंग कराया जाता है तो उनके बीच से क्रॉस होकर हाइब्रिड जीव का निर्माण होता है, जैसे कि खच्चर। ठीक है, याद रखना, खच्चर घोड़े और गधे के क्रॉस से बनाया गया है। और खच्चर के पास 63 क्रोमोसोम होते हैं और ये खच्चर दूसरे खच्चर को जन्म नहीं देता है। ठीक है, चलिए, देखिए प्राग स्त्री केसर संकर्षण, इसमें समझना कि आप मान लो कि जो भी बढ़ती काग्र हैं, क्या उस बढ़ती काग्र पे, ठीक है, याद देना, क्या उस बढ़ती काग्र पे हमेशा उसी जाति का परागकण आएगा कि दूसरे जाति का भी परागकण आ सकता है? पहले ये बताओ, यस या नो। सवाल ये है कि मान लो ये बढ़ती काग्र है, ठीक है, क्या ये बढ़ती काग्र बाबा गुलाब का है? क्या इस बढ़ती काग्र पर हमेशा गुलाब का ही परागकण आएंगे, या गुलाब के अलावा गुड़हल हो, या फिर क्या कहते हैं इसको, अमरूद हो, या अलग किसी दूसरे पौधे या पुष्प का परागकण, क्या इस पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? हाँ सर, आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पे ये गुलाब है तो हमेशा गुलाब का ही आएगा, हो सकता है ये गुलाब है तो दूसरे पौधे का भी आ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जहाँ पौधे होते हैं वहाँ अगल बगल में अलग अलग प्रकार के भी पौधे होते हैं। जैसे मान लीजिए बाग बगीचा होता है, लोग बनाते हैं,
अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए लोग बगीचा बना के रखते हैं, तो उस बगीचा में सिर्फ एक ही प्रकार के थोड़ी पौधे होते हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे हो सकता है वो हवा के माध्यम से, कीट के माध्यम से, ठीक है, या पक्षी के माध्यम से अलग जाति के परागकण जब इस पे आ जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा। तो ध्यान देना, मान लो ये बुआरे गुलाब का पौधा है, यदि इस पे गुलाब का परागकण आया तो ठीक है, लेकिन इस पे मान लो किसी दूसरे पुष्प का परागकण आ गया है, गुलाब के जाति का नहीं, गुलाब छोड़ के दूसरे जाति का आ गया है, तो क्या होगा। तो ध्यान देना, चाहे इस गुलाब पे गुलाब वाला परागकण आवे या दूसरे पादप का परागकण आवे, तो ये वर्तिकाग्र क्या करता है, इसके पास वो होता है कुछ प्रोटीन, इस प्रोटीन के माध्यम से क्या करेगा, ये जज कर लेगा कि ये मेरे जाति का परागकण है या नहीं है, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्राग स्त्रीकेसर संकर्षण, और इसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जब ये पहचान कर लेगा किसके माध्यम से, तो इस वर्तिकाग्र पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन क्या करते हैं, अपने ही जाति के जो परागकण होते हैं उसको पहचान कर लेते हैं, लेकिन जब दूसरे जाति का कोई परागकण होता है तो वो प्रोटीन ये जज कर लेते हैं कि ये हमारे जाति का परागकण नहीं है। जब मान लो ये गुलाब का है तो इनमें पराग नलिका निकलेगा, लेकिन ये गुलाब का यदि नहीं है, इनमें पराग नलिका नहीं निकलेगा और यही नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। याद रखना इस बात को, जब भी वर्तिकाग्र पे परागकण आएंगे तो वर्तिकाग्र के जो उस पे मौजूद प्रोटीन होते हैं वो क्या करेगा, सबसे पहले ये जानेगा ये परागकण हमारे जाति का, हमारे कुल का है या नहीं है। है तो ठीक है, नहीं है तो इसको वहां काम खत्म करो, ठीक। चलिए अब देखना और समझना, थोड़ा ऊपर हमको जगह चाहिए इसलिए इसको हम चलो ठीक। अब मान लो इस पे परागकण आया है और ये परागकण इसी जाति का है, तो सर अब क्या होगा, ठीक है, ध्यान देना, ठीक। चलो अब देखना, मैं परागकण को इधर बनाते हैं, होगा क्या, जब एक ही जाति के वर्तिकाग्र भी है और परागकण भी है, ठीक है, तो होगा क्या, ध्यान देना। चलो ये परागकण है, आपको पता है ये इसके बाहरी फेस होते हैं, और इसके ऊपर क्या क्या होता है, पोलो स्पोरोपोलेनिन बवा और लिपिड का बना होता है इसका बाहरी परत, ये बात आपको पता होगा। और ये स्पोरोलिन या तो कर्व होंगे, गोले की तरह होंगे, नहीं तो कोण की तरह होते हैं, ठीक है। और जस्ट इसके अंदर वाले जो हैं, ध्यान देना, ये ग्रीन वाले, ये हो गए इसके बाहरी परत, ठीक है, ध्यान देना। इस परागकण का क्या हो गया, बाहरी परत, ठीक है। और ये बाहरी परत, ठीक। इधर भी थोड़ा कर लो इसको कलर, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा।
अब देखना जस्ट इसके अंदर वाला ये क्या होता है, अंदर वाला परत, इसको बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, इंटाइन होता है अंदर वाले परत को इंटाइन। ये सेलुलोज और प्रोटीन से बना होता है, नहीं सेलुलोज और पेक्टोज से बना होता है। ठीक है, ये वाला परत। ठीक है, चलो ध्यान दो, ये रांगने में बहुत समय बर्बाद हो गया, चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये रेड वाला क्या है, अंतः परत है जिसको बोलते हैं इंटाइन। और बाहर वाला बाहरी परत, ध्यान देना जो रेड वाला परत है वो वाई किससे बना है, सेलुलोज और पेक्टोज से। लेकिन आपका जो बाहरी परत है वो किससे बना है, ये बना है स्पोरोपोलिन और लिपिड से। अब इसके अंदर याद पाना तुम लोग को ध्यान होगा कि सर इसके अंदर, ठीक है, दो एक केंद्रक थे, दो जनन केंद्रक था और एक कायिक केंद्रक था। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, आराम से, ये परागकण है। और याद रखना ये क्या होता है सर, ये है इसका जनन छिद्र, याद होगा आप लोग को बताए होंगे। ये वाला जो छिद्र आपको दिख रहा है क्या है, ये है जनन छिद्र, जनन छिद्र। ठीक है, ध्यान देना। अब देखो जब ये परागकण हुआ, ठीक है, वर्तिकाग्र पे आएंगे। ठीक है, किस पे आएंगे, वर्तिकाग्र पे, लेकिन ये ग्रहण नहीं करते। स्वाति बोली दूसरा जाति का भी आ सकता है, आ सकता है, लेकिन ये ग्रहण नहीं करते। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान देना कि दूसरे जाति को आ सकते हैं लेकिन ग्रहण नहीं करता बुआ। ग्रहण का मतलब ये हुआ यहाँ तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके आगे का प्रोसेस नहीं होगा। जैसे मान लो दोनों सेम परागकण अभी हैं, ठीक है, ये परावर्तिकाग्र भी मान लो गुलाब का है, परागकण भी गुलाब का है, तब ये जो प्रोसेस होने के लिए देंगे, लेकिन दूसरे जाति का रहेगा तो सिर्फ यहाँ तक पहुंच सकता है, आगे का प्रोसेस कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब चलो इस पे समझते हैं। ये आपको जानते होंगे कि ये क्या है, जनन कोशिका है। ठीक है, ये सब चीज आपको बता चुके हैं पहले भी। जनन कोशिका ये भी है और ये भी है, और ये कायिक कोशिका है, ये यहाँ तक पहुंच गया है। अब देखो बच्चों होता क्या है कि जब ये इस पे पहुंच जाते हैं, ध्यान देना, तो यूं होता है कि यहाँ होता बुआ जल, वर्तिकाग्र पे क्या होगा, जल। ये वर्तिकाग्र क्या करते हैं, ये परागकण वर्तिकाग्र वाले जल को अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के बाद इसके अंदर जल भर लेते हैं, किसके अंदर, कायिक कोशिका के अंदर जल भर लेते हैं। तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर ठीक है आप तो बता दिए कि कायिक कोशिका के अंदर जल तो ग्रहण कर लेगा, लेकिन ये रेड वाला परत है, इससे कैसे पार करके सर जाएगा। क्योंकि मान लो ये सर जनन छिद्र है, ये तो यहाँ से समझ रहे हैं कि जो जल होगा वर्तिकाग्र का यहाँ तक आएगा, लेकिन रेड वाले स्तर को कैसे पार करेगा। तो ध्यान देना, ये रेड वाले जो स्तर आप देख रहे हैं, जो अंतःचोल इसका है बुआ, ये बना होता है सेलुलोज, ठीक है, और पेक्टोज से, अर्थात ये कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, तो ध्यान देना कि कोशिका भित्ति पारगम्य होती है कि अर्ध पारगम्य होती है। तो आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्ध पारगम्य होती है, जबकि कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। ये बउआ कोशिका भित्ति से बना होता है, ये पारगम्य होता है, ये आसानी से जल को अंदर जाने दे सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। ये क्या है बुआ, कोशिका भित्ति है और ये पारगम्य होती है, इस वर्तिकाग्र वाले जल को आराम से इसके अंदर जाने देगा। जब इसके अंदर बाबा जल जाएंगे तो ये बीच का जो, चलो स्वाति बोली हाँ बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर बाबा जल भर जाएगा। जल जब भरेगा, कायिक कोशिका में जल भरते रहेगा भरते रहेगा, तो ऑटोमेटिक है ये कायिक कोशिका क्या होंगे, जब जल भरेंगे तो ये जो इसका ये चोल है अंतःचोल, ये चोल इस प्रकार से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, जब इसके अंदर जल भरेंगे तो ये चोले से करके क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। एक मिनट रुक जाओ। ओह 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 ओह। ठीक है, चलिए ठीक। तो ये वाला जो है बुआ अंतःचोल क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है,
और इसी को बोलते हैं बउआ प्राग नलिका। ध्यान देना, प्राग नलिका। समझ में आ गया कि जब परागकण वर्तिकाग्र पाएंगे तो वर्तिकाग्र के पास जो प्रोटीन होगा वो जज कर लेगा कि मेरे जाति का है या नहीं है। जब उसके जाति का होगा बउआ, ठीक है, तब क्या होगा, तो ये जाति का होगा तो ये वर्तिकाग्र क्या करेंगे, अपना जल इसके अंदर भेजेंगे और ये जल को ग्रहण करेगा। जल ग्रहण करने के बाद इसका जो बाहरी अंतःपरत जो है कोशिका भित्ति का जो बना हुआ है वो क्या होंगे बच्चों, बाहर आएंगे। वो जल भरने के कारण ये बाहर आएंगे और बाहर आके इस प्रकार से नली निकालेंगे। इसी नली को बोलते हैं प्राग नलिका। क्या बोलेंगे, प्राग नलिका। ठीक है, आप चलो ध्यान दो इधर। ओय, ठीक, ठीक है। फिलहाल ऐसे मान लो ये क्या हो गए सर, ये तो हो गया प्राग नलिका। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो, ये प्राग नलिका हो गया। कैसे निकले अब देख लिए। अब बात ये आती है कि सर ये प्राग नलिका ये से नीचे आने के बाद, ये ऐसे करने के बाद, ये से नीचे आने के बाद, ये इस प्रकार से होते हुए सर इस माध्यम से प्रवेश करते हैं इसके अंदर और यहाँ मिलेंगे इनको। ठीक है, इस प्रकार से एक बना लीजिए आवरण। ठीक, ये आपको पता ही होगा, इस आवरण हम लोग बनाए थे। चलिए, अब बात ये आती है कि सर आप कैसे, आप इस पुष्प में ये जो प्राग नलिका निकला है सर, ये प्राग नलिका इस प्रकार से आएगा और बीजांड द्वार के माध्यम से ही प्रवेश कर, क्या लॉजिक, कुछ तो कारण होगा कि सर ये इसी प्रकार से ऐसे करके इसमें प्रवेश किया। हो सकता था ये ऐसे आके यहाँ से बाहर भी निकल जाए, यहाँ से इस रास्ते से बाहर निकल जाए, लेकिन ध्यान देना ये क्यों इसके अंदर आते हैं, क्यों इस प्रकार से आते हैं, उसके कारण भी बताएंगे। उससे पहले ये ध्यान दो, ये जो प्राग नलिका है इस बीजांड में 3 जगह से प्रवेश करते हैं। कितने जगह से, 3 जगह से। एक आप देख रहे हैं ये ग्रीन वाले और इस ग्रीन वाले बीच में जो जगह आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। एक बउआ बीजांड द्वार से प्रवेश करेगा, वो तो देख ही रहे हैं। दूसरा डायरेक्ट यहाँ से प्रवेश करेगा, ठीक है, चलेजोगेमी सॉरी चलेजा होता है, इस चलेजा के माध्यम से डायरेक्ट प्रवेश करेगा। दूसरा देख लिए एक अध्यावरण से करेगा। ठीक है, किससे, अध्यावरण से। इस फिगर को आप लोग देखो आराम से। ठीक है, आप ये देखे थे कि प्राग नलिका वहां से निकला है और ये बीजांड में प्रवेश करेंगे, तो कहाँ से प्रवेश करेंगे सो आपको हम बता रहे हैं। और क्यों आएंगे, बीजांड द्वार के द्वारा ही क्यों जाते हैं, अगल बगल क्यों नहीं वो निकल जाते हैं, उसका भी कारण बताएंगे। पहले ये देखो 3 जगह में कौन कौन। सबसे पहले देखो क्या लिखल है, पोरोगैमी। ठीक है, क्या लिखा हुआ बुआ, पोरोगैमी। ठीक है, याद रखना ये क्या कर रहे हैं, ये जो प्राग, ये जो ट्यूब है पोलन ट्यूब आप देख रहे हैं डायरेक्ट इस बीच से प्रवेश कर रहा है। जब इस बीच से जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, पोरोगेमी, बीजांड द्वार से चला गया। एक है चलेजोगेमी, क्लेजोगेमी, ये क्या करेंगे इस प्रकार से ये डायरेक्ट आएंगे, तब ये क्या कहलाएगा, क्लेजोगेमी। ठीक है, लेकिन जब ये अध्यावरण से आते हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे मीसोगेमी। ठीक है, जब ये अध्यावरण से आके प्रवेश करेंगे या इधर से आके प्रवेश करेंगे तब ये कहलाएगा मीसोगेमी। सबसे पहले याद रखना बीजांड में प्राग नलिका 3 जगह से प्रवेश करते हैं। एक ऊपर जो चलेजा है चलेजा से करेगा जिसको निभाग भी बोलते हैं बुआ हिंदी में। ठीक है, एक बीजांड द्वार के द्वारा, एक अध्यावरण, 3 जगह से प्राग नलिका प्रवेश करते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए। तो ध्यान देना इधर। ठीक है बुआ,
कि याद रखना इस कोशिका का नाम बताना। ये तो अंड कोशिका है, जस्ट अंड कोशिका के बगल में दो छोटे छोटे कोशिका दिख रहे हैं, इस दोनों कोशिका का नाम बताना जरा तो। ठीक है सर, एक बार और बताइए, बताए थे। हाँ एक बार और बताए थे, वो आपको शुरू में बताए होंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत जैसे मान लीजिए अभी पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा टॉपिक आ गया तो उसको समझाना पड़ता है, तो समझा दिए। फिर अभी इसका मेन टॉपिक है, अभी अभी इसका अपना हक है यहाँ इसको आप लोग को पढ़ाने का। ठीक है, इसको छोड़ के चले जाएंगे आगे, क्योंकि सोचे पहले बता दिए थे, यदि यहाँ छोड़ देंगे तो बेचारे को बुरा लगेगा। ठीक है, इनका अपना ये हक है यहाँ, ठीक ध्यान देना। ठीक, तो यहाँ ध्यान देना ये है कि इसमें याद रखना ये वाले और ये वाले, ये जो आप देख रहे हैं परागकण, आपको स्पेशल परागकण जिस समय पढ़ाए होंगे, याद रखना स्पेशल परागकण पढ़ाए होंगे उस समय इसके बारे में बताए होंगे। ठीक है, या जिस समय स्त्री केसर पढ़ाए होंगे उस समय इसके बारे में बताए होंगे। ये सब उस समय बताए इसलिए ताकि आप इस उस समय आप जान लिए, यहाँ डायरेक्ट उसका आप क्या कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं। तो पहले से आप जान रहे थे, तो यहाँ आप क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसका यूज कर रहे हैं, क्या इसका काम है वो फंक्शन जान रहे हैं, क्या था ये पहले जान चुके थे। ठीक है, चलो स्वाति कुछ बोली है। सर बीजांड का है, तो वो बीजांड का है नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ बीजांड का पूरा है। तो ये अंड कोशिका होता है ना, ये वाला याद पा रहा हो, ये वाला, ये क्या था बीच में बड़ा सा, सॉरी एक मिनट, ये बीच में बड़ा सा एक कोशिका था जिसको हम लोग अंड कोशिका या मादा युग्मक बोले थे। इसके साथ ऐसे और ऐसे दो और कोशिका थे अगल बगल। ठीक है, तो ये वाले कोशिका और ये वाले कोशिका, इस दोनों कोशिका को क्या बोलते हैं सो बताओ। फटाक से बताओ। स्वाति आपको ये बताना, हाँ बताइए। सर भ्रूण कोश, याद पारो, इसीलिए देखो आप पढ़ती हो, ठीक है, ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हुए पेशेंस नहीं रखते हैं, तो पेशेंस रखना होता है। और आपको इसीलिए कहते हैं रिवाइज कीजिए आप। विगत जब से बैच स्टार्ट हुआ है तब लगभग क्लास में प्रेजेंट रहते हैं, समय देते हैं। यदि आप रिवाइज नहीं कीजिएगा तो ये समय देना सारा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, याद रखो इसको बोलते हैं सहायक कोशिका, सिनर्जेट सेल भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, सहायक कोशिका। याद पारो, ये बीच वाले अंड कोशिका, दोनों के बगल में सहायक कोशिका, जस्ट इसके अपोजिट में प्रतिमुखी कोशिका था, इसके जस्ट अपोजिट में प्रतिमुखी कोशिका। लेकिन ये अंड कोशिका, इन दोनों के बगल में क्या होता है, सहायक कोशिका। याद पड़ा कुछ कि नहीं। ध्रुवीय केंद्रक तो बीच वाला है बउआ, ध्रुवीय केंद्रक बउआ यहाँ होता है। ठीक है, चलो तो याद रखना, जो अंड कोशिका के अगल बगल में दो छोटे छोटे कोशिका होते हैं बउआ, उसको क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका। क्या बोलेंगे, सहायक कोशिका। ठीक है, याद पड़ा स्वाति। चलो ठीक है, अब देखना इसी जो सहायक कोशिका होते हैं, इस कोशिका के ऊपर, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उंगली जैसी। क्या होती है, उंगली जैसी संरचना होती है, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म। या ये भी याद रखना, लिख ही लेना अभी, फिलीफॉर्म। ठीक है, फिलीफॉर्म। एक बार और लिख देते हैं, रुक जाओ, इधर लिख देते हैं। ठीक है, आराम से साफ साफ लिख देख लेना, कलर भी साफ कर देते हैं, फिलीफॉर्म। ठीक है, फिलीफॉर्म, संपुट। ठीक है, संपुट, फिलीफॉर्म संपुट। ठीक है, कहाँ होंगे, सहायक कोशिका के ऊपर में उंगली जैसी संरचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, फिलीफॉर्म संपुट बोलते हैं, नोट कर लेना इसको। अब ये क्या करते हैं, फिलीफॉर्म संपुट ये वाले निकालेंगे बोरोन, क्या करते हैं, बोरोन। ये बोरोन को निकालेंगे, कैल्शियम आयन को सॉरी कैल्शियम को निकालते हैं, बोरोन को निकालते हैं, रिलीज करते हैं। रिलीज करने के बाद ये यहाँ से क्या करते हैं, ठीक है, ये जब तक ये पराग नलिका अभी ना आया है, जब तक नहीं आया हुआ रहता है, यहाँ से रिलीज करने के बाद इधर से ऐसे करके बोरोन को
इधर पहुंचाते रहते हैं, इधर तो लौकी है, ऐसे भेजते रहते हैं, आते रहते, इसमें वर्तिकाग्र तक या वर्तिका तक बउआ ये ब्रोन पहुंच जाता है। ठीक है, ब्रोन पहुंच जाता है। अब ध्यान देना, इस प्राग नलिका में बोरोन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? बोरोन की कमी होती है। ठीक है, जब इसके पास बोरोन की कमी होती है और यहाँ बोरोन भरा पड़ा रहता है, बोरोन कहाँ से निकलेगा बाबा? ये सहायक कोशिका के ऊपर में जो अम्लीय संरचना होती है, जिसको फिलीफॉर्म संपुट बोलते हैं, ये बोरोन निकालेगा। और इस प्राग नलिका में बोरोन की कमी होती है, तो यही बोरोन क्या करता है? इस प्राग नलिका को आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। और जहां जहां इसको बोरोन मिलते चलेंगे, वो उधर की ओर मूव करते चलेगा, बोरोन को लेते चलेगा। आखिरी बोरोन यहाँ से निकल रहे थे, ये इस प्रकार से बीजाणु द्वार तक प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद ये अंड कोशिका है ना, इसमें आके धक्का लगता है इनका। जब ये धक्का लगता है तो ये वाला जो इनका छोर होता है, ये जो आ रहा है बउआ, ध्यान देना, ये वाला छोर ये फट जाते हैं। और फटने के बाद इनका जो जनन कोशिका होती है वो इससे आके संलयन करती है, और ये दोनों सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है। ठीक है, निषेचन जब होता है, याद रखना, इस जनन कोशिका से धक्का लगने के कारण ये फट जाएंगे ध्रुम से, और इनमें जो जनन केंद्र कोशिका होगा वो इससे संलयन कर निषेचन करेंगे, और ये दोनों सहायक कोशिका उसके बाद नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इनको सहायक कोशिका कहते हैं, ताकि प्राग नलिका को ये क्या करते हैं? बुलाते हैं। ठीक है, यहां तक याद रहेगा। क्या मामला है, क्या माजरा है कि ये सर प्राग नलिका इस प्रकार से बीजाणु द्वार से, अधिकतर पुष्प में, ठीक है, जो परागन निषेचन होता है और जो प्राग नलिका आते हैं, अधिकतर में बीजाणु द्वार से ही प्रवेश करते हैं। याद रखना, अधिकतर बीजाणु द्वार से ही प्रवेश करते हैं। ये बीजाणु द्वार की तरफ ये प्राग नलिका आकर्षित किसके वजह से हुआ है? तो बोरोन के वजह से हुआ है। बोरोन किसने निकाला? याद रखिएगा, फिलीफॉर्म संपुट, जो कहाँ पाया जाता है सर? ये सहायक कोशिका के ऊपर में पाया जाता है। ठीक है, कोई डाउट बताओ? स्वाति यदि कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है तो बताओ। स्वाति कुछ पूछना है? जल्दी फटा। सर प्राकोष का जाता है कहा? प्राकोष कहाँ जाता है? प्राकोष कहाँ जाएगा बाबा? ये प्राकोष क्या है पहले आप समझे, कि प्राक्कन कहाँ जाएगा? प्राकोष तो ये होता है जिसमें प्राक्कन भरे पड़े होते हैं, ये प्राक्कन यहाँ आएंगे, प्राकोष से लगे रहेंगे, निषेचन होगा, ये प्राकोष सूख के गिर जाएंगे, पुंकेसर भी गिरेंगे, और ये स्त्री केसर का जो ऊपर लगा वर्तिका वर्तिका वो भी झड़ जाएंगे। स्वाति पूछ रही है प्राकोष कहाँ कहा जाता है? प्राकोष कहा जाता है, हाँ प्राक्कन, ये बोलिए ना प्राक्कन। ठीक है, ध्यान देना, प्राक्कन देखना ध्यान से, आप जो ये देख रहे हैं, ठीक है, ये बउआ ये यही रहेगा, वर्तिकाग्र पे ही रहेगा। और ये आप देख रहे हैं प्राग नलिका, ये प्राग नलिका निकलेंगे। क्या निकलेंगे? प्राग नलिका। और क्योंकि ये क्या हो रहा है, मान लो ये अंदर वाले जो ये भाग हैं, जो कायिक कोशिका था, ये जब द्रव भरेंगे तो ठीक है, ये बाहर की ओर निकलेंगे। जैसे आप लोग क्या करते हैं, देखना ध्यान से, एक एग्जांपल देखो, बैलून ले लेना। तो बैलून लेने के बाद एक बैलून देखना कि लंबा वाला बैलून भी मिलता है, एक पतला वाला, ठीक है, या एक बैलून जो भी ले लो, उसको दाबो, प्रेशर दो, इधर प्रेशर देना, देखा इधर फूल जाएगा, इधर से पचकेगा, इधर फूल जाएगा, उधर से दाबो, इधर फूल जाएगा। तो बैलून में क्या होता है कि फूल जाता है। उसी प्रकार से इसके अंदर जब पानी भरेंगे तो यही आवरण फूल के बाहर आएंगे। जब बाहर आएंगे तो ये कायिक कोशिका भी आगे आगे चलेंगे, पीछे पीछे दोनों जनन कोशिका भी चलेंगे, लेकिन परागकण बउआ यहीं रहेगा, ऊपर ही रहेगा इस तक। ठीक है, यहाँ अंड कोशिका तक, ये देख रहे हैं प्राग, ये जनन कोशिका ये आएंगे। ठीक है, तो निषेचन दूसरा इस बीच में आएगा, तो द्विनिषेचन। द्विनिषेचन कल पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आगे आगे कौन रहेगा? कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक रहेगा, कायिक कोशिका वाला कायिक केंद्रक रहेगा।
पीछे से ये दोनों रहेंगे और ये आगे आगे चलेंगे। धक्का कौन मारेंगे, यहाँ के धक्का ये वाला पार्ट मारेगा और ये केंद्रक रहेगा। धक्का इसमें मारेगा तो ये फटेगा, उस धक्का को बर्दाश्त कौन करेगा, ये वाला केंद्रक। ठीक है, और इसके पीछे दोनों सुरक्षित रहते हैं। इनको सुरक्षा देने के लिए आगे आगे चलते हैं। चलो टकराएंगे दीवार से, हम टकराएंगे, किससे टकराएंगे, यहाँ आग टकराएंगे तो चलो हमको नुकसान होगा, तुम दोनों पीछे में सेफ रहेगा। तो प्राक्कण व वर्तिकाग्र तक ही रुक जाते हैं। प्राक्कण के अंदर जो नरयुग्मक जनन कोशिका दो गो होते हैं वो चलते हैं प्राग्नलिका के माध्यम से। कायिक केंद्रक चलता है। ठीक है, केंद्रक यहाँ पहुंचते, प्राक्कण यहीं रहता है। ठीक है, बताओ स्वाति प्रिया, प्राक्कण कहाँ रहेगा, प्राक्कण वर्तिकाग्र पर ही स्टे कर जाएंगे। उस प्राक्कण से प्राग्नलिका निकलेगा, उस नलिका में नरयुग्मक जनन कोशिका गति गमन करेंगे। ठीक है, चलो समझ गए होंगे प्राक्कण कहाँ रहेगा। ठीक है, चलिए मैं इस क्लास को अब यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास अब मंडे को। ठीक, चलो यदि कोई डाउट आज का क्लास में है तो फिर से मैं कह रहा हूँ पूछ लो। ठीक है, चलो तो सबसे पहली बात ये आती है कि बायोलॉजी कुछ बच्चे का है नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जब क्लास से जुड़ते हैं कुछ ही समय तक वो क्लास में प्रेजेंट रहते हैं, फिर वो अपना निकल जाते हैं। या हो सकता है गर्मी की वजह से वो लोग नहीं बैठ पाते होंगे क्लास में, लेकिन यदि डाउट रहे बच्चे को बार बार कहते पूछ लो। ठीक है, अब देखो शांति ढंग से सिर्फ पढ़ाने की बात करेंगे वो ठीक है। बहुत सारे टीचर देखते हैं उछल कूद करते रहते हैं पुराने क्रम में, कुछ 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 तो कुछ बकते रहते हैं, पढ़ाना कम बकना ज़्यादा, वो चीज़ हमको अच्छा नहीं लगता है। मेरा एक ही कहना है कि पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। ठीक है, समझिए, कोई डाउट है तो पूछिए, फिर क्लास खत्म कीजिए। ठीक है, क्योंकि जो हम चीज़ अदर कहने में, ठीक है, हंसी मजाक में खत्म करेंगे, उसी समय में इसको आराम से एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार, ठीक है, बोल के समझा देंगे, वो ज़्यादा बेटर होती है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है, हर पॉइंट को जानना है तो पेशेंस रख के वो पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, कोई डाउट यदि नहीं है ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास मंडे को। ठीक है, गुड नाइट।